बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाज़रीन, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पिछले दिनों पेट्रोलियम की प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया, जिसका आसान मतलब ये है कि अब जो प्राइसेस हैं वो मार्केट बेस्ड होंगी। जो इंटरनेशनल प्राइसेस होंगी वही जो हैं वो आगे लोगों को पास ऑन कर दी जाएंगी। इससे पहले जब ये फरवरी में जंग का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने उसको 1 हफ्ते तक एडजस्ट किया करती थी और उससे पहले जो है वो 2 हफ्ते बाद उसको एडजस्ट किया करती थी। लेकिन ये जो फैसला था गवर्नमेंट का, ये काफ़ी शॉकिंग था बहुत से स्टेक होल्डर्स के लिए, चाहे वो पेट्रोल पंप्स वाले हों, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हों, चाहे वो पाकिस्तान के वो कस्टमर्स जो कि इस्तेमाल करते हैं। सवाल जो हैं इसमें बड़े ये हैं कि क्या ये डीरेगुलेशन जो है वो लोगों के लिए बेहतर होगी? क्या ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने अपने सर से वो क्रिटिसिज्म उतारने की कोशिश की है जिसका सामना गवर्नमेंट को करना पड़ता था? और क्या जो हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, चाहे वो जो बहुत ज़्यादा सेल करते हैं और कम सेल करते हैं, क्या वो इस शॉक को बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं, वो ये जो ओवरनाइट डीरेगुलेशन की है गवर्नमेंट ने, इसकी वजह से उन पे क्या असर पड़ेगा? इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। हमें 2 मेहमानों ने जॉइन किया है। खालिद मुस्तफ़ा साहब हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनर्जी को कवर करते हैं, और साथ डॉक्टर वक़ार अहमद हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं। जी खालिद साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपके ख़्याल से गवर्नमेंट ने अचानक ओवरनाइट ये फ़ैसला क्यों किया कि जी डीरेगुलेट करनी है और अब रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतों का तयन होगा? अभी डीरेगुलेशन नहीं हुई। सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो सही। डीरेगुलेटेड है, उसका नाम HOBC है। बकाया सारे रेगुलेटेड हैं, लेकिन उनको हमने डेली बेसिस जो प्राइसिंग फार्मूला है उस पे ले गए हैं। आपको पता होगा कि जब फरवरी 28 को जब जंग शुरू हुई, इज़राइल और USA ने मिलकर जब हमला किया ईरान पे, तो मार्च का जो पहला हफ्ता आया था, तो उस वक़्त उससे पहले जो हमारी प्राइसेस जो डिटरमिन होती थी वो फोरनाइटली बेसिस पे हो रही थी। तो वो फिर मार्च के पहले हफ्ते से फिर जब प्रेशर ज़्यादा आया कि ये अब इंक्रीज़ होंगी प्राइसेस, अब नए हुर्मुज़ का क्राइसिस बढ़ेगा और जब टेंशन मिडल ईस्ट में बढ़ेगी, तो इन्होंने पहले ही प्रीएम्प्ट कर लिया था गवर्नमेंट ने, तो उसको फिर वीकली बेसिस पे कर दिया गया। अब जब दोबारा जब ये जो जंग दोबारा शुरू हुई है और ये लार्ज स्केल पे शुरू हुई है, तो उसका जो फॉल आउट इम्पैक्ट ये आया है कि जब बनाए हुर्मुज़ बिल्कुल क्लोज़ हो गई, ब्लॉकेट भी हो गया, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जो बाबुल मंदब है वो भी बंद हो गया, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि अब इसको डेली बेसिस पे ले जाते हैं। अब से ये प्राइसिंग फार्मूला जो है डेली बेसिस पे है, लेकिन ये रेगुलेटेड है। ये जो है ना ओगरा, फ़र्क सिर्फ ये है कि ओगरा जो है वो डिटरमिन करेगी डेली बेसिस पे प्राइसेस, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको फार्मूला के अंदर वो इन बिल्ड कर दिया गया है, जो ऑलरेडी इन बिल्ड था कि पेट्रोलियम लेवी है और कार्बन लेवी है और प्लस कस्टम ड्यूटी है। तो वो तो पूरे का पूरा गवर्नमेंट को जा रहा है। बकाया जो है इन्होंने जो प्लेट का सिस्टम है फिनिश प्रोडक्ट्स का, ये इन्होंने इंश्योर किया है और अपनी वेबसाइट पे लगा देना है रोज़ के रोज़। और हालांकि उसमें मुझे जो है वो इतराज़ ये है कि अभी भी लास्ट जो 7 वर्किंग डेज़ हैं उसके एवरेज की बुनियाद पे ये जो है ना फार्मूला इन्होंने बनाया है, उसका जो कंपाउंड इफ़ेक्ट है वो आ रहा है हर रोज़। जब आप डिटरमिन करते हैं तो पिछले 7 वर्किंग डेज़ जो हैं उनका भी इम्पैक्ट जो है वो भी इंक्लूड होता है, तो फिर प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रही हैं हमारे यहाँ। ये मेरा तज्ज़िया है। गवर्नमेंट इस पे तो जो है वो वैसे मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स हैं, उनका भी जो है यही एनालिसिस है। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें चेंजेस आती है कि नहीं आती, क्योंकि ऐसे ममालिक जहाँ पे डेली बेसिस पे प्राइसेस जो हैं वो डिटरमिन हो रही हैं, वहाँ पे पिछले जो 7 दिन के वर्किंग जो डेज़ होते हैं उनका एवरेज जो है वो नहीं उसमें इस्तेमाल होता फार्मूले में। लेकिन बहरहाल ये इन्होंने किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से जो कंपाउंड इफ़ेक्ट आ रहा है वो भी बीच में शामिल हो रहा है। एनी हाउ, लेकिन ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक स्टेप है टूवर्ड्स डीरेगुलेशन। तो अगले जी आप ये कह सकते हैं कि ये है, लेकिन इसमें जो हमारे जो डीलर एसोसिएशंस वाले हैं या पेट्रोल पंप्स वाले हैं,
उनका ये ख्याल है कि जी हमको जब ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही थी। खालिद साहब उस जी पे जी हम आते हैं। जी जी मैं डॉक्टर वकार के पास चलूंगा जी। डॉक्टर साहब, खालिद साहब ने इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि अभी भी एक ओगरा तो है जो कि प्राइसेस डिसाइड कर रही है, लेकिन जो मेन इशू कंज्यूमर्स को ये आ रहा है मार्केट लेवल पे कि हमारे यहाँ प्राइसेस जो हैं उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन, तकरीबन 1/3 कंट्रीब्यूशन जो है वो तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का होता है। और जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जब वो पेट्रोल की प्राइसेस में जाती है तो ये खाली पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ती, ये बड़ी इन्फ्लेशनरी होती है, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक ट्रेड है वो चल रहा होता है उस पे। तो ये इटसेल्फ एक बड़ा इन्फ्लेशनरी सॉर्ट ऑफ फिनोमेना है। और उसके बाद जब आप डेली बेसिस पे इसको करेंगे तो इसका मतलब है कि ये तो बड़ी कोई वॉलेटिलिटी लेके आएगा प्राइसेस में भी। तो आपके ख्याल से क्या ये फैसला जो था वो ठीक था? क्या हमारी मार्केट्स जो थी वो इसके लिए तैयार थी या नहीं थी? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैं आप दोनों की ही बात को आगे बढ़ाता हूं। और अगर मैं शॉर्ट आंसर दूं आपकी बात का, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसके ऊपर कंसल्टेशन की ज़रूरत थी और अभी भी है। लेकिन होता यही है हमारे यहाँ कि ज़ाहिर है जिस वक्त इमरजेंसी आती है उसी वक्त हम एक्चुअली बैठते हैं और रिफॉर्म के बारे में सोचते हैं। लेकिन चलें, बेशक आप देर से बैठे, लेकिन रिफॉर्म जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसमें बिल्कुल इफ्स एंड बट्स हैं। और व्हाट टू डीरेगुलेट एंड हाउ टू डीरेगुलेट वाली वो जो हम गुड इकोनॉमिक्स वाली बात करते हैं, वो यहाँ पे भी सवाल जो है इस वक्त कायम है। देखें, जो फॉर्मूला है उसमें हर चीज़ लिबरलाइज हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके ऊपर एक बहुत ही तफसील के साथ पब्लिक प्राइवेट डायलॉग की ज़रूरत है। आपकी एक 7 डे एवरेज प्राइस है, उसमें आप ऐड करते हैं एक्स रिफाइनरी इंपोर्ट प्राइस, इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन है, फिर ओएमसी मार्जिन है, फिर डीलर मार्जिन है, फिर पेट्रोलियम लेवी है, फिर सेल्स टैक्स है। अब देखिए, ये बात कह देना जो कि जाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से आई कि हमने डीरेगुलेट कर दी है, बज़ाहिर ऑफ कोर्स आईएमएफ के दायरे में रहते हुए उन्हें बात करनी है और आईएमएफ हमेशा से हामी रहा है डीरेगुलेशन का। और हम भी यही कहते हैं कि अच्छी इकोनॉमिक्स यही है, क्योंकि डीरेगुलेशन में फिर इवेंचुअली अगर कीमतें गिरेंगी तो कंज्यूमर को भी फायदा होगा। लेकिन इस फॉर्मूले में बहुत सारे वेरिएबल्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, और उसकी वजह से आपके प्रोग्राम के तवसत से ये ज़रूरी है कि अभी इसको रिफॉर्म के ऊपर जो डायलॉग है इसको जारी रखा जाए। दूसरी बात ये है कि आप ये रिफॉर्म लेके कब आ रहे हैं। आप ये रिफॉर्म उस वक्त लेकर आ रहे हैं, आप डीरेगुलेशन की बात उस वक्त कर रहे हैं जिस वक्त खित्ते के हालात की वजह से, आपके यहाँ सैलाब की वजह से इन्फ्लेशन ऑलरेडी डबल डिजिट में पहुंच चुकी है। और अभी आप देखें कि आपकी एग्रीकल्चरल आउटपुट अभी मार्केट में हिट कर रही है। इस वक्त आप देखें टमाटर की कीमतें कहाँ पे हैं। ये इस किस्म के रिफॉर्म जो हैं उनके लिए पहले आपको डोमेस्टिकली अपनी प्राइसेस को काफ़ी जो है अच्छे रिफॉर्म के थ्रू स्टेबल होना चाहिए, ताकि आप इस किस्म के जो है वो ऑयल प्राइसेस की साइड से आप डीरेगुलेशन कर सकें। ना सिर्फ फॉर्मूला चेंज करना है, यहाँ पे आपने ऑफ कोर्स डेली बेसिस के ऊपर जो है वो चेंज लानी है। और दूसरी बात ये कि आपका जो फॉर्मूला है उसमें बाकी सारी जो फिस्कल साइड की चीज़ें हैं, जिसमें पीडीएल है, सेल्स है, आपका जो मार्जिन्स की बात है, वो तो फिक्स्ड है, उसके ऊपर तो कोई बात हुई नहीं। तो जब हम आपके सवाल से अगर मैं एक स्टेप पीछे जाऊं कि क्या जो जो गवर्नमेंट का क्लेम है कि ओगरा अब से इंडिपेंडेंट होगा, ओगरा रात को जो प्राइस या सुबह जो प्राइस अनाउंस करे जब मर्जी करे, उसमें अब प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा, तो आई वॉन्ट टू टेक यू अ स्टेप बैक कि ओगरा कैसे इंडिपेंडेंट होगा जबकि फॉर्मूले के अंदर जो 6-7 वेरिएबल्स हैं वो ओगरा के हाथ में नहीं, नंबर 1। दूसरा, ओगरा के अपने अंदर आप इंडिपेंडेंस देखें ना, इस वक्त तो आपने सिविल सर्विस को लगाया है क्योंकि ओगरा में लीडरशिप नहीं थी। आपने चेयरपर्सन लेवल के ऊपर जो है ये जंग के जितने दुरानिया गुजरा है उसमें सिविल सर्विस वाज रनिंग द शो। तो वो इंडिपेंडेंस वाली बात जो डीरेगुलेशन के लिए जरूरी है वो भी पीछे रह जाती है। सही है। मैं खालिद साहब के पास आऊंगा। खालिद साहब, लोगों के लेवल पे तो बड़े मसाइल हैं। जिस तरह मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ,
हमारे यहाँ जिस तरह टैक्सीज हैं या राइड हेलिंग एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो इनड्राइव है या यंगो है, या इस तरह हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, इंटरसिटी जो चलती है, सो एक मतलब इतनी ज़्यादा वेरिएशन है प्राइस में कि अगर एक बस इस्लामाबाद से कराची जा रही है और जब वो स्टार्ट करती है तो एक प्राइस पे डीजल डलता है और पता चला जी रास्ते में डीजल की प्राइसेस चेंज हो गई। तो इन तीनों डिफरेंट चीजें जो मैंने मेंशन की हैं, इसका मतलब है कि डेली बेसिस पे उनकी प्राइस में भी वेरिएशन आएगी। डेफिनेटली मलिक साहब, उसकी मेन वजह यह है कि वो फिर उसमें प्रीमियम रख के फिर वो किराया अपना जो है ना वो डिटरमिन करेंगे ना। तो ज़ाहिर है इस वक्त जो अबनाए हुरमस और बाबुल मंदब की वजह से जो इश्यूज़ आ रहे हैं, और ज़ाहिर है कि 25% जो इस वक्त 32% टोटल ऑफ द होल जो एनर्जी सप्लाईज़ है वो इन दोनों रास्तों से गुजरती है, तो वो तो इम्पैक्ट हो रही है उसकी वजह से। तो ज़ाहिर है उसकी वजह से जो कीमतें हैं उसकी जो हायर ट्रैजेक्टरी पे हैं, अब वो रोज़ बढ़ रही हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि ये कब जाके रुकेंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि विद इन डेज़ ये जो पेट्रोल है ये 400 रुपये को शायद टच कर जाए। तो अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो ज़ाहिर है जब कोई ट्रांसपोर्टर है वो कहेगा जी मैंने कराची जाना है लेके या हैदराबाद तक लेके जाना है, तो ज़ाहिर है रास्ते में वो फ्यूल चेंज करेगा, उसकी अलग प्राइस है, तो उसका जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी है तो वो फिर उसका प्रीमियम रख के फिर आपको वो किराया वो आपसे वसूल करेगा। तो दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो डीरेगुलेशन की बात कर रहे थे। जो डीरेगुलेशन में अभी काफ़ी मसाइल हैं, उनमें ये है कि जैसे उन्होंने इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन की बात की है, OMCs के मार्जिन की बात की है, डीलर्स कमीशन की बात की है। तो ये जब ये डीरेगुलेट हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होगा कि IFM जो है वो हमने फ़िक्स करना है, वो फिर OMCs और डीलर्स कमीशन आपस में बैठ के जो है ना वो फ़िक्स करेंगे। तो ये जो IFEM है ये भी दो किस्म के एक्चुअली होते हैं, एक प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होती है, एक सेकेंडरी होती है। इसी तरीके से OMCs का मार्जिन जो होगा वो ख़ुद अपने आप को आपस में बैठ के तो वो डिटरमिन किया करेंगे। इसमें फिर आगरा का रोल ख़त्म हो जाएगा, जो रोज़ की रोज़ प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ करेगी। बल्कि आगरा का सिर्फ एक ही काम होगा, वो ये होगा कि वो स्टॉक्स को देखेगी कि स्टॉक्स जो हैं उनको मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं। जो स्टॉक्स OMCs ने रखने हैं या 28 दिन के या 26 दिन के वो रख रहे हैं कि नहीं, वो फिर उस तरह का जो आगरा का जो फंक्शन है वो बड़ा ही नॉमिनल किस्म का हो जाएगा। तो ये अभी चीज़ें जो हैं ये अभी सेटल डाउन होनी हैं। तो ये चूँकि अभी भी प्राइसेस जो हैं रेगुलेटेड हैं, लेकिन डेली बेसिस पे रेगुलेटेड हैं, लेकिन ये है कि इसके लिए पहले एक समरी तैयार होती थी, आगरा तैयार करती थी, फिर वो पेट्रोलियम डिवीजन में जाती थी, फिर वो फाइनेंस डिवीजन में जाती थी कि जी हाँ हमने कितना जो है लेवी आगे पीछे करना है, कितना टैक्स कम करना है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जाती थी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो थे वो गो अहेड देते थे। तो ये प्रोसेस ख़त्म हो गया है। अब जो आगरा है वो इंडिपेंडेंटली ये सारे काम वो ही डिटरमिन कर रहा है, और ये है कि जो फार्मूला जो प्लेट का फार्मूला है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे लगा रहा है, बस ये चेंज आई है। अदरवाइज़ ये बड़ा खौफनाक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है। मैं डॉक्टर साहब की इस बात को फेवर करूँगा कि ये टाइम जो था, ये टाइम जिस टाइम पे देखें हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से ग्रोथ नहीं है, -4% से लेके आप 3% की रेंज में ग्रोथ है, रियल जो हमारी फैक्चुअल ग्रोथ है। इसमें तो परचेजिंग पावर तो आम आदमी की बड़ी नहीं है, तो वो उसकी बल्कि अरोड हुई है। तो जब परचेजिंग पावर अरोड हो चुकी हुई है और जब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह मुतासर हो रहा है, अभी फिर दोबारा सैलाब आए हुए हैं पंजाब में, और पंजाब जो हमारी फूड बास्केट है, और अब ये दरियाओं का जो रुख है सिंध की तरफ जाना है, और जो सेकंड फूड बास्केट है आपकी सिंध है, तो ये जो है वहाँ पे फिर दोबारा जो है मसाइल क्रिएट होंगे, एग्रीकल्चर आउटपुट आपकी कम होगी,
होगी। इस दफ़ा फिर हम जो है गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं, और हमारी कपास जो है किसी ज़माने में 14 लाख जो थी ना बेल्स हुआ करती थी, तो अब तकरीबन जो 5 लाख या 7 लाख बेल्स के दरमियान में हम आ गए हैं। तो हमें कपास भी इंपोर्ट करनी है। तो ये सूरत हाल है हमारे यहाँ। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। जब एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो आएगी तो फिर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भी ग्रो करेगी, क्योंकि कॉटन अगर होगी अवेलेबल तो वो भी ग्रो करेगी, तो उनको भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो ये सारे मसाइल जब हैं तो उसके ऊपर जब आप ये जंग हुई है, हमारी परचेजिंग पावर नहीं है, तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए था कि अभी इस ये जो डिजिटल जो डे टू डे बेसिस पे ये प्राइसिंग फार्मूला है इसको अवॉइड करते तो बेहतर था। लेकिन बहरहाल पहले हुआ ये था कि पहले गवर्नमेंट ने भी कुछ सब्सिडी दी थी 129 अरब रुपए की। जी जी जी। तो फिर कुछ सूबों ने भी कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन अब सूबे भी और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास फिजिकल स्पेस भी नहीं है, ये भी हकीकत है। हमें लेना एक ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। डॉक्टर वकार, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही थी, मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग नंबर हैं। पेट्रोल में जो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो तकरीबन 62% है। अच्छा, अगर हम टैक्सेस को देखें तो 3 किस्म के बड़े टैक्सेस हैं। कस्टम ड्यूटी है जो 5.21% है, पेट्रोलियम लेवी है जो 24% के करीब है, और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है जो तकरीबन 1.51% है। अच्छा, इसके बाद जो मार्जिन्स हैं उसमें फ्रेट मार्जिन्स 2.10% है, ओएमसी के मार्जिन्स 2.37% है, और डीलर मार्जिन जो है वो 2.61% है। अच्छा, अगर हम डीजल पे चले जाएं तो थोड़ा सा स्लाइटली वो डिफरेंट है। जो टैक्स का बर्डन है वो डीजल पे थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी 24% टैक्स का बर्डन है डीजल पे, और पेट्रोल पे हमारे ऊपर तकरीबन 30.9%, ऑलमोस्ट 31% का टैक्स बर्डन है। अच्छा, अगर इसको हम देखें और उसके बाद हम पाकिस्तान में जो कंजम्पशन है पेट्रोल और डीजल की उसको देखें जो बिलियंस ऑफ लीटर्स में है, तो ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि जो शॉक वेव्स जानी है, चाहे वो जिस तरह खालिद साहब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे जिन्होंने ट्रेड ही लोकली होना है डीजल पे, या हम जिस तरह कम्यूट करने की बात कर रहे थे जो लोगों ने आगे पीछे जाना है, और हम तो इकोनॉमिक्स में अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सी इन्फ्लेशन जो है वो इटसेल्फ इन्फ्लेशन को ड्राइव करती है। तो आप आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन के नंबर्स को ज्यादा इंक्रीज देख रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं पहले भी यही गुजारिश कर रहा था कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं वो इस सतह पे जा चुके हैं कि आप देखें कि 11% आपने लास्ट वीक जो है वो आपने टिक किया था, और उसके बाद आप अगर प्राइस लास्टिटीज देखें तो फ्यूल की मद में ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा इस वक्त, जो इन्फ्लेशन पास थ्रू की वजह से आपकी जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे उनको इम्पैक्ट करेगा, नॉट ओनली ऑन द कंजम्पशन साइड बट ऑल्सो ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन साइड जो कि आपकी होगी। और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये आपके पास इस वक्त जो फ्यूल की डिमांड है, इसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि ये इस वक्त हाईली इनइलास्टिक है, चाहे जिस सेगमेंट को भी आप देखें, और कंज्यूमर्स जो हैं वो बहुत जल्दी जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर आप कल जो है जिस तरीके से भी आप बात कर रहे थे कि क्या डेली बेसिस के ऊपर ट्रांसपोर्टर अपने निरखों को जो है वो चेंज करेंगे, क्या प्याज फल सब्जी ये डेली बेसिस पे चेंज होंगे, तो बिल्कुल अब तो आपने उनको एक किस्म की लीगल जो है वो दे दी, राइट दे दिया कि जो ट्रांसपोर्टर यूनियंस हैं वो डेली बेसिस पे चेंज कर सकती है, और हाउस होल्ड बजट जो है वो डेली बेसिस पे हिट हो सकता है। और हमें मालूम है कि इकोनॉमिक्स ये कहती है कि डेली बेसिस में ये प्राइसेस कम भी हो सकती हैं, लेकिन आपकी मार्केट में रिजिडिटीज ऐसी हैं कि ये कम नहीं होती, ये हमेशा या वहीं पे स्टिकी रहती हैं या उससे ऊपर जाती हैं। तो मेरे से अगर आप जाहिर तौर पे पूछें तो इस वक्त कम से कम जो है वो अगले हफ्ते आपको इम्पैक्ट देखना होगा, उससे अगले हफ्ते भी ये कम से कम कोई 10 से 15% के बीच में
आपका जो सीपीआई नंबर है वो हायर होगा अगले 1 से 2 वीक्स का जो आप देखेंगे, 1 से 2 मंथ्स का जो आप देखेंगे। और जो आपकी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जो वीकली बेसिस पे आप जिसको देख रहे हैं, ये कम से कम 5 से 7% जो है ये हायर होगी, डिपेंडिंग ऑन योर ऑफ कोर्स बास्केट में आप किन किन डॉक्टर कमोडिटी आइटम्स को देख रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स तो फिर 20 को टच कर जाएगा, और अगर सीपीआई हमारा 15% को भी टच कर जाता है तो हम तो आईएमएफ प्रोग्राम में है। इसका मतलब है कि ये तो सिग्निफिकेंटली स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना है। तो ये तो दो धारी तलवार बन जाती है लोगों के लिए, कि एक तरफ वो टैक्सेस दे रहे हैं जिन चीजों पे कंज्यूम करके, और आप देखें हमारा तो बड़ी परसेंटेज इनडायरेक्ट टैक्सेस की है जो इट सेल्फ इन्फ्लेशनरी होती है। और उसके बाद दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक बैठा हुआ है जो कि इकोनॉमी को स्क्वीज करता रहता है। आई मीन ऑफ कोर्स उसमें आईएमएफ प्रोग्राम का मसला है, खैर इट्स अगेन ये सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हैं। तो ये तो दो धारी तलवार बन गई डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा जी। दिस इज अ डबल एज सोर्ड। आप एक तरफ से आप डीरेगुलेशन को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज गुड। दूसरी तरफ से आप इस वक्त खित्ते की सिचुएशन और फ्लड्स की वजह से इस एनवायरनमेंट में है कि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो आपकी एसपीआईबी और आपकी मंथली जो सीपीआई है वो आपकी जो है वो इंक्रीज करेगी। इसमें एक सिर्फ चीज जो है मैं जरूर ऐड करूं कि दिस इज ए प्राइम अपॉर्चुनिटी इस वक्त, जो अगर आप टाइमिंग देखें कि आपने रेगुलेटर की अगर इंडिपेंडेंस की बात करनी है, क्योंकि आगे सिस्टम तो यही रहेगा जिसको आपने परफेक्ट करना है, कोई नया सिस्टम तो आना नहीं है। रेगुलेटर की सही। इंडिपेंडेंस की अगर आप बात करें तो दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू सिट डाउन एंड रियली सी कि जी हमने यहां तक हम पहुंचे किस तरीके से हैं। आज अगर हम इतने अरसे के बाद इसी डिबेट में है कि हमने डेली चेंज करना है या फोर्टनाइटली चेंज करना है, तो यहां पे हम पहुंचे इस वजह से हैं क्योंकि अभी तक हम खुद क्लियर नहीं हैं कि हमने रेगुलेटर को इंडिपेंडेंस कितनी देनी है। लॉ में जो आपकी लीगल पोजीशन है आपने इंडिपेंडेंस दी हुई है, मैंने आपको बताया। प्रैक्टिस में एक इंडिपेंडेंस इस वक्त जो है उस पे जो कदगन है वो भी मैंने आपको बता दिया कि सिविल सर्विस रन कर रही है। लेकिन उससे अगली बात भी मैं आपको बताऊं, इस वक्त क्लियर वैक्यूम है ओगरा के अंदर कैपेसिटी का। ये जितनी बातें डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं ये बहुत टेक्निकल मॉडलिंग मांगती हैं, ये बहुत टेक्निकल फोरकास्टिंग है जो मिनट ब मिनट जो है एनालिस्ट चेंज कर रहे होते हैं। ओगरा के अंदर इस वक्त टू माय नॉलेज कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास इस लेवल की ऑयल प्राइसेस को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को फोरकास्ट या मॉडल करने की कैपेबिलिटी हो, जो कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के लिए बहुत जरूरी है। जी, मैं खालिद साहब के पास आऊंगा। खालिद साहब, हम यही बात कर रहे हैं, देखिए वो डीरेगुलेशन की तरफ अगर हम जा रहे भी हैं तो डीरेगुलेशन में दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ये है कि रेगुलेटर तगड़ा होगा और रेगुलेटर जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा ये है कि हमारे मतलब हाँ तो गवर्नेंस के इतने मेजर इश्यूज हैं कि हम इस पूरे प्रोसेस को किस तरह बेहतर बना सकेंगे। मलिक साहब, मैं जो पाकिस्तान का जो रेगुलेटरी रजीम है मैं उसको ऑलवेज़ वो अंडर क्वेश्चन ही होता है। हालांकि उसके बाद में इन्होंने वर्ल्ड बैंक से बड़े लोन वगैरह भी लिए हैं, आईएफआई से भी लोन लिए हैं, और लेकिन अगर आप नेपरा को देखें सपोज़, तो नेपरा में इस वक्त जो चेयरपर्सन है वो पहले एडिशनल सेक्रेटरी थे, ठीक है, और उससे पहले जो मेंबर हुआ करते थे वो भी जो थे वो सिविल सर्वेंट्स होते थे, रिटायर्ड होते थे। आगरा इससे बचा हुआ था, लेकिन आगरा में भी अब जो है, बल्कि नेपरा जो थी वो जो थी ना, पार्किंग लॉट भी थी बनी हुई थी। कुछ डेपुटेशन में कुछ ऑफिसर चले जाते थे क्योंकि वहाँ की सैलरीज बेहतर थी, पर्क्स ज़्यादा थे, तो वहाँ पे वो 1.5 साल लगा के अपनी जो इकनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग करके तो वो वहाँ से निकल जाते थे। ऐसे अब इनका रुख जो है वो आगरा की तरफ हो गया है। अब आगरा में भी पिछले दिनों दो जो हैं वहाँ पे डेपुटेशंस पे ऑफिसर्स गए हैं, कोई एक 19 ग्रेड का है, एक 20 ग्रेड का है। तो उस वजह से जो है मामलात जो हैं
और फिर ऊपर से जो चेयरपर्सन है वो भी इस वक्त हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, और फिर जो ऑर्डिनेंस अमेंड किया गया है ओगरा का, उसके हवाले से भी जब भी कोई ट्रांजिशन का फ़ेज़ आएगा तो 3 महीने के लिए जो है कोई जो है एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल का बंदा जो है वो चेयर किया करेगा। अब ये है कि ये जो आगरा है ये एक्चुअली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो कंपनीज़ हैं या जो ऑपरेशंस होते हैं ये इनको रेगुलेट कर रहा होता है। अब यहाँ पे चाहिए वो लोग जो कि इंडस्ट्री के लोग हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, वहाँ से पिक करना चाहिए। और जैसे कि जो, और इसके अलावा जो ऑन टॉप ऑफ दैट जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो होनी चाहिए। और साथ साथ जो भी इंटरनेशनल, इनको चेयरमैन भी ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो रही है। नहीं जी, वो मुश्किल नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ जी, वो इसमें अच्छा। मुश्किल नहीं है। जब चेयरमैन ने रिटायर होना था उससे 6 महीने पहले ये प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि माल अटेंशंस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। मैंने कहा ना कि जब बहुत ज़्यादा अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या एक इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करने का, तो एक्चुअली बदकिस्मती से यहाँ पे भी जो ब्यूरोक्रेसी का नज़र पड़ गई है, तो उन्होंने अपने लिए ये रूल्स अमेंड कर लिए हैं। और जैसे वो नेपरा में वो उन्होंने एक अपनी जगह बनाई, अब यहाँ पे भी बना रहे हैं। तो ये रेड टेपिज्म का सारा जो प्रोसेस है ना वो शिकार होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मामला जो है बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही इंडिपेंडेंट और ताकतवर हमको रेगुलेटर्स चाहिए, इंडिपेंडेंट ताकतवर रेगुलेटर्स, और जिसमें ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अप टू द मार्क होना चाहिए। मेंबर से लेके नीचे जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं तमाम के तमाम जो है वो प्रोफेशनल्स होने चाहिए, तब जाके ये बात जो है ना, हाँ ये लेकिन खालिद साहब हमारी सियासी लीडरशिप तो इसके लिए तैयार ही नहीं है। मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। अच्छा डॉक्टर वकार, एक और जो है वो ऑपरेशनल लेवल पे बड़ा मसला ये है, जिसकी वजह से ये बहुत से पेट्रोल पंप्स जो है वो स्ट्राइक की भी सोच रहे हैं, कि कैश फ्लोज के इशू हैं। मतलब जो छोटा पंप वाला होगा वो महंगे दामों खरीदेगा तेल, और अगर अगले दिन वो प्राइस कम हो जाती है तो वो फिर कम प्राइस पे बेचेगा। तो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। तो ये लगता यूं है कि ये बड़ा कोई हैसल में कोई फैसला किया गया है। इसके पीछे वो जो आप भी बात कर रहे थे कि कोई डेलिब्रेशंस, कोई स्टेक होल्डर्स को बिठा के उनसे बात नहीं की गई। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक तरफ इशारा किया है। और अल्टीमेटली जहां आप ओवरऑल डीरेगुलेशन की बात कर रहे हैं, वहां रिटेल मार्जिन को भी आपको इवेंचुअली यहां भी कंपटीशन लाना पड़ेगा। इस वक्त रिटेल प्राइस लेवल पे कोई कंपटीशन नहीं है। ओएमसी मार्जिन्स और डीलर कमीशंस जो हैं दे आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जी। और इसमें प्राइस तो फिर कंपैरेटिव वेरिएबल रहा ही नहीं आपका। सो यहाँ आपको ओएमसीज और डीलर्स जो हैं उनको अलाउ करना पड़ेगा कि वो बैठें और वो वहां पे अपने पब्लिकली डिस्क्लोज्ड रिटेल मार्जिन्स जो है उनको पब्लिश किया करें। और आई थिंक इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्राइस कंपटीशन एट द लास्ट लेग ऑफ योर सप्लाई चेन। नहीं, लेकिन उसमें तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है ना कि हमारे पास जो है वो जहां तक कंज्यूमर्स हैं, अगर रेगुलेटर वही स्ट्रांग नहीं है तो वो तो नहीं सेव कर सकेगा। सो डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग पॉइंट तो आई टोटली एग्री विद यू। स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है कि जहां जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर्मूला के अंदर, जिस वेरिएबल में, आप उस वेरिएबल की सेटिंग जो है वो गवर्नमेंट से ले लें। आपकी एक जो स्टेट ओन्ड ओएमसी है वो इंपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है, वो प्राइस उसके पास नहीं होनी चाहिए। ग्लोबली कौन करता है? ग्लोबली इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी है जो कि आपकी एक्चुअल लैंडेड कॉस्ट जो होती है और उसके बाद जो दूसरे फॉर्मूला के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी है जो कैलकुलेट करती है। आप उस इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को वक्तन फवक्तन चेंज भी करते हैं उसकी कॉम्पोजिशन, लेकिन होता ये थर्ड पार्टी है। हमें लेना एक ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, खालिद साहब के पास आऊंगा। खालिद साहब, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो मामला थे, ने बिल्कुल इनसे बात नहीं की। मलिक साहब, बात यह है कि रिफाइनरीज जो हैं, रिफाइनरीज
मुझे याद पड़ता है कि उनके साथ मिनिस्टर जो अली परवेज़ साहब हैं पेट्रोलियम के, उन्होंने ये अनाउंस करने से पहले, डेली प्राइसिंग फार्मूला अनाउंस करने से पहले उनको एतमाद में लिया था। लेकिन ये है कि मैं कुछ चीज़ें गुजारिशात में लाना चाहता हूँ। वो ये है कि एक तो जो डेली प्राइसिंग फार्मूला है उसमें जो इन्वेंट्री लॉस, इन्वेंट्री गेन का जो इशू है ना, वो अब ख़त्म हो गया, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि होर्डिंग जो है वो भी ख़त्म हो गई है। पहले होता था वीकली, उससे पहले फोर्टनाइटली, उससे पहले मंथली, तब वो होर्डिंग भी होती थी, तब इन्वेंट्री गेन्स और इन्वेंट्री लॉस का भी बड़ा चर्चा होता था। और फिर ये होता था कि जब हम एंटिसिपेट किया करते थे कि अब कीमतें बढ़नी हैं, तो पेट्रोल पंप्स वाले जो थे वो होर्डिंग कर लेते थे और वो देने से इनकार कर देते थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और उन्हें इंतज़ार होता था कि ये रात को 12 बजे बढ़ेंगी, तो फिर उसके बाद वो अपनी तरसील शुरू करते थे। तो ये अब ये ख़त्म हो गया है। अब आप देखें कि ये इस हद तक चीज़ें जो है ना, ये करेक्शन की तरफ गई हैं। लेकिन अभी जो इशू है सबसे बड़ा है डिजिटाइजेशन का इशू है, कि जब आपका माल जो है OMC जब फिनिश प्रोडक्ट्स जो है किसी रिफाइनरी से उठाती है और या पोर्ट से उठाती है, तो वो रास्ते में वो जितना भी सफ़र कर रहा होता है, उनका जो भी कंटेनर है या जैसे भी वो पाइपलाइंस के थ्रू आ रहा है, फिर वहाँ से माछी से फिर कंटेनर्स के ज़रिए पेट्रोल पंप तक पहुँचता है, तो इस सारे सफ़र की डिजिटाइजेशन जो है बड़ी लाजमी है। तो वो अभी नहीं हुई, उस पर वो भी होनी चाहिए। ये जब टोटल हम डीरेगुलेशन की तरफ जाएंगे तो डिजिटाइजेशन हर सूरत होनी चाहिए उससे पहले। और फिर ये है कि आगरा को आपने कितना स्ट्रांग करना है, ये होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ये है कि होर्डिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकेगी जब आप जो बड़ी इकानमीज़ हैं, डेवलप्ड इकानमीज़ हैं, वो आर्ली बेसिस पे, वो घंटों की बुनियाद पे जो है ना, वहाँ पे जो है ना प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रही होती हैं। तो फिर ये देखना होगा कि IFEM को कैसे डील करना है इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे पॉलिटिकल एजिटेशन हो सकती है कि अगर IFEM बहुत कम है पोर्ट सिटी में तो वहाँ पे कीमतें कम होंगी, पंजाब में कीमतें डिफरेंट होंगी, ज़्यादा होंगी, नादर एरियाज़ में उसमें ज़्यादा होगी, गिलगित बल्तिस्तान में उससे ज़्यादा होगी। तो वो देखना पड़ेगा कि IFEM में गवर्नमेंट का क्या रोल आता है। चीज़ कुछ में ऐड कर लें, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया डिजिटाइजेशन का। देखें, एक बड़ा मसला तो पाकिस्तान में जो चोरी का तेल बिकता है वो भी तो है। सो वो तो कहीं से भी अकाउंट फॉर नहीं होता। तो डिजिटाइजेशन तो चलें ठीक है, जो भी, क्योंकि जो ऑयल रिफाइनरी से निकल रहा है और पंप्स तक आ रहा है वो तो अकाउंटेड फॉर है, लेकिन जो स्मगल्ड ऑयल आके अगर किन्हीं पंप्स पे बिकता है वो भी तो एक बड़ा मसला है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मसला है। ईरान से हम बहुत ज़्यादा जो है अडल्ट्रेटेड और सब स्टैंडर्ड जो है ऑयल वो एक्चुअली आ रहा है। अगर हम उसको रेगुलेट कर लेते और अल्लाह करे कि हालात बेहतर हो जाएं और हम वहाँ से उन पे सेक्शंस ख़त्म हो जाती हैं, जंग ख़त्म अगर हो जाती है, तो ये वैसा वो सिनारियो जो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो उस सूरत में हम वहाँ से जो तेल है वो ले सकते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स ईरान से। लेकिन अब जो भी वहाँ से स्मगल होके आ रहा है वो सब स्टैंडर्ड है, और सब स्टैंडर्ड को पूरे बलूचिस्तान में जो है वो बेचा जा रहा है। और तमाम वहाँ पे जो भी पेट्रोल के आउटलेट्स हैं वहाँ पे बिक रहा है। ना सिर्फ वहाँ पे बिक रहा है बल्कि वो पंजाब में भी आ रहा है, सिंध में भी आ रहा है, KPK में भी आ रहा है। और ये भी है कि अभी भी जो है मेजरमेंट के इश्यूज़ आते हैं, और जब मेजरमेंट जो कम मेजरमेंट, अभी कल ही खबर आई है कि एक बंदे ने टैंकी भरवाई, उसका 50 लीटर की कैपेसिटी थी लेकिन 61 लीटर का उसको सील कर दिया है। I9 में एक पेट्रोल पंप है। तो ये जो है ना लेस मेजरमेंट, हाँ ये लेस मेजरमेंट हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर ना सिर्फ लेस मेजरमेंट होती है बल्कि अडल्ट्रेशन भी हो रही है। तो ये सूरत हाल है। तो अभी हनूस दिल्ली दूर, अभी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो फॉर डीरेगुलेशन। अभी बड़े काम करने वाले हैं। जी हाँ, सही। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगले साल का जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का टारगेट है वो 1700 अरब है। मैं देख रहा था ये तो हमारा जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसका तकरीबन 11% बनता है। मतलब हम खुद ही इन्फ्लेशन को हवा देते हैं
और मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस से हम बिल्कुल इस तरफ आने की कोशिश नहीं कर रहे। इसमें थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी बात है, वो एनएफसी का मामला भी है क्योंकि ये डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है। तो इसके अलावा हमारे पास कोई है तरीकाकार कि हम चीज़ों को बेहतर कर सकें? जी डॉक्टर साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, ये चूंकि आसान तरीन टैक्सेस में से ही आता है पीडीएल, इसलिए ये लगाना आसान है। जो अफसोस की बात है ना, वो ये है कि हुँ, आईएमएफ जैसा अदारा, जिसको साउंड इकोनॉमिक्स जो है उसके ऊपर फर्म रहना चाहिए, वो भी इस हुँ, किस्म के रिग्रेसिव टैक्सेस को साइन ऑफ करता है। बिल्कुल जिस तरीके से माजी में आईएमएफ ने एक प्रेसिडेंस अलाउ कर दी विद होल्डिंग टैक्सेस की, वो 1 से 2 जी, हुए, जी। 2 से 20 हुए, 20 से 40 हुए, 60 अच्छा, से वो ऊपर भी चले गए विद होल्डिंग एसेंशियली तो टैक्सेस। एक एक किस्म का इनडायरेक्ट ही बन जाता है, अगर आप हम उसको ट्रू सेंस जी में सोचें टोटली। तो। जी, जी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। सो यहां लेकिन पे अब काउंट वो आपकी बात डायरेक्ट में बिल्कुल हो ठीक रहा है। है। हाँ। जी बिल्कुल। यहाँ पे अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चूंकि वक्त कम है इसलिए अब इसमें सोल्यूशन क्या है? पीडीएल में एक सोल्यूशन जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप जून में खड़े हुए साल का एक नंबर आप पीडीएल का अनाउंस कर देते हैं, बगैर व्यू में रखे कि जी मिडल ईस्ट में सिचुएशन क्या होगी, खित्ते में हालात क्या होंगे, स्ट्रेट ऑफ हुँ, हरमूज के क्या क्या हालात होंगे। सो नाउ इज द टाइम कि आपकी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये जो पीडीएल है ये भी वेरी करे ना हालात के साथ, ये भी एक नंबर ना हो, ये भी या तो आप इसको पर लिटर के साथ अटैच करें, और भी दुनिया में दूसरे तरीके हैं, इसको भी तो वेरिएबल रखें ताकि जब हालात बेहतर हों तो पीडीएल कम भी हो, पीडीएल उस हाई पेडेस्टल के ऊपर ना रहे जो कि आपने बजट में हुँ, टारगेट सेट किया था। इसमें मैं सही आई है। विल गो बैक टू जो खालिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की डिजिटलाइजेशन की, और बिल्कुल हुँ, डिजिटलाइजेशन इसके अंदर पीडीएल की, अगर आपने रियल टाइम नहीं तो चले साल में बाय एनुअली या क्वार्टरली अगर आपने रिवीजन भी करनी है उसके अंदर रेट की, तो डिजिटलाइजेशन कैन हेल्प यू। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि लास्ट टाइम 2023 में व्हेन वी वर फर्म ऑन हुँ, डिजिटलाइजेशन, हुँ, हुँ, तो इंडस्ट्री ने ही ये रिजेक्ट कर दिया कि हमने डिजिटलाइजेशन में नहीं आना, हमने अपने टैंक्स को जो है, हमने अपनी इन्वेंट्री को जो है वो डिजिटल स्टॉक टेकिंग के ऊपर नहीं लेकर जाना। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वक़ार, थैंक यू खालिद साहब फॉर जॉइनिंग। नाज़रीन, होता यूँ है कि गवर्नमेंट ने ये जो डेली बेसिस पे प्राइसेस का फ़ैसला है, ये बड़ी हैसल में किया है और इसके पीछे जो डेलिब्रेशंस होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसी वजह से जो आने वाले दिन हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं ऑयल की कीमतों की सूरत में इन्फ्लेशन में जब ट्रांसलेट होंगे, तो हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाना शुरू हो जाएँगे। और इन्फ्लेशन के नंबर्स जब ऊपर जाना शुरू होंगे, तो उसकी वजह से इकॉनमी दोबारा एक किस्म का स्क्वीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर देगा। तो ये जो फ़ैसला है आने वाले दिनों में देखते हैं किस तरह ये हमारी इकोनॉमिक्स को या हमारी इकॉनमी को इफ़ेक्ट करेगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।